हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर के प्रैक्टिस सेट। तो यदि आप इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप सब वीडियो को ज़रूर देखें। आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि यदि आप यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके, ठीक है, और कंप्यूटर आपके सिलेबस में आते हैं, तो आप सब होम पेज पर जाएंगे यूट्यूब के, मतलब चैनल के, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लेंगे। वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, इसके नोट्स के लिए। और इसके अतिरिक्त आप सबको बता दें कि आप सबको 500 से प्लस ज़्यादा आप सबको क्वेश्चन मिलेगा, है ना, एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे आप सबका पेपर लगा जूनियर असिस्टेंट का, है ना, तो ये नोट्स आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। यदि इस नोट्स के माध्यम से 10-5 नंबर अगर आप सबके बढ़ जाते हैं तो जान लीजिए आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इस नोट्स से, ठीक है। तो आप सब देरी ना कीजिए, आप सब भी अपना तैयारी बेहतर बनाइए क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चन है। ऐसे एक बिना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन आपके हैं स्टेटमेंट बेस, ठीक है। और जो बिना स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन वो भी बहुत अच्छे लेवल का है क्योंकि आपके पेपर में हर तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जैसे ये देखिए, ये तो बहुत लोग का ही गलत हो जाएगा पहला ही, ठीक है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं कि सीपीयू और सीपीयू के एएलयू और सीयू किस प्रकार की मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। आप जानते हैं कि जो एएलयू होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और सीयू कंट्रोल यूनिट एक किसके पार्ट होते हैं, सीपीयू के पार्ट होते हैं। अब कह रहा है कि जो एएलयू और जो सीयू है मेमोरी के अंतर्गत किस मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। बहुत लोग प्राइमरी मेमोरी ही लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि जान रहे हैं नहीं। जो एएलयू और जो सीयू होता है, जो कंप्यूटर की सबसे तेज़ मेमोरी होती है, कौन, रजिस्टर, ये रजिस्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हल्का क्वेश्चन मत लीजिएगा, बहुत लोग का गलत हो सकता है। तो आप सब देख सकते हैं कि एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, सीपीयू के घटक है, घटक मतलब पार्ट है, ठीक है। ये रजिस्टर मेमोरी का उपयोग करते हैं जो प्रोसेसर के सबसे पास होती है और सबसे तेज़ भी होती है। अच्छा, इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है ना रजिस्टर मेमोरी, ये बहुत कम होती है लेकिन तेज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल केवल फाइबर ट्रांसफ़र करने के लिए होता है किंतु सुरक्षा प्रदान नहीं करता। देखिए जहाँ जहाँ यह सब रखा है तो वो तो सिक्योर होगा ही, ठीक है, लेकिन जो एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, डी बन जाएगा। तो आप सब देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन है ना, जो देखते छोटे लग रहे हैं लेकिन बहुत अच्छा है। एफटीपी का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक पारंपरिक प्रोटोकॉल है जो फाइल भेजने के लिए प्रयोग होता है लेकिन यह डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करता। अच्छा, जब तक इनक्रिप्ट नहीं होगा तब तक सुरक्षा उतना थोड़ी नहीं होगा, है ना, जिसे असुरक्षित होता है। इनक्रिप्ट का मतलब जैसे 010M साइबर टेक्स्ट में चेंज कर देना, 8 साइबर टेक्स्ट में साइफर टेक्स्ट में चेंज नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का रख कि निम्नलिखित में से कौन सा डेटा मॉडल सबसे पुराना माना जाता है ना। तो हियरार्चिकल डेटा मॉडल ये सबसे पुराना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। तो बहुत लोग तो पहली बार ही नाम सुन रहे होंगे, जो पेपर में सब पूछा जाता है। हियरार्चिकल मॉडल सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल है जिसमें डेटा ट्री स्ट्रक्चरर में स्टोर होता है। किस फॉर्मेट में होता है, ट्री स्ट्रक्चरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वर्चुअल मेमोरी किस सिद्धांत पर आधारित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबको बताए थे जब आपका रैम भर जाता है ना तो आप सबका सेकेंडरी मेमोरी से मान लेते हैं, सेकेंडरी मेमोरी इसका कुछ पार्ट यूज करने लगता है,
ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी के सिद्धांत पे काम करता है पेजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नोट्स है ना, जो कंप्यूटर का नोट्स है, ये अलग अलग पार्ट में, जैसे पेजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, ये सब वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया है ना, जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप सब एक बार ज़रूर पढ़िए, है ना, आप सबका बहुत फ़ायदा देगा। देखिए पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी मुख्यतः पेजिंग पर आधारित होती है, जिसमें मेमोरी को छोटे छोटे पेज में बांट दिया जाता है, ठीक है। अगर आप नोट्स पढ़ के देंगे, कहीं भी आप टेस्ट लगाइए, कोई भी कीजिए, आपका इतना तो बता दें, है ना, 14-15 तो आप सबका, एक दो क्वेश्चन को अगर आप छोड़ देते हैं, एक दो क्वेश्चन, बाकी तो 13 नंबर आप सबका कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अगर थोड़ा और मेहनत कर देते हैं, है ना, तो भी क्या हो जाएगा, 15 में 15। जैसे बीपीयू में स्टूडेंट 15 में 15 भी क्वेश्चन सही किए हैं, क्योंकि उतना हार्ड लेवल का नहीं था बीपीयू का कंप्यूटर, ठीक है, सब नोट से एकदम फंसा था। अगला क्वेश्चन, बायोस के सिद्धांत किस प्रकार की मेमोरी में स्टोर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस में होता है, रोम में। रोम में मतलब रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो देख सकते हैं रोम, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, एक फर्मवेयर होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर के स्टार्ट होते समय कार्य करता है, और ये रोम में स्टोर होता है, जिससे ये पावर कट होने पर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि आपका जो रोम होता है ना, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है, और रैम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी। टीसीपी और आईपी मॉडल की एप्लीकेशन लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं, ध्यान देना, ये कौन सा बोल रहा मॉडल, टीसीपी। अच्छा, एक आपका तो OSI मॉडल, जिसमें कुल 7 लेयर होते हैं, ठीक है। एक होता है TCP और IP लेयर, इसमें कहीं कहीं 4, कहीं कहीं 5 लेयर होता है, ठीक है। तो ये TCP का जिक्र किया है, कह रहा कि TCP जिक्र में जो एप्लीकेशन लेयर होता है, इस पर कौन कौन से प्रोटोकॉल काम करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर वाले में HTTP, EFTP, DNS और SMTP, POP3 और FTP, है ना। देखिए FTP यहाँ भी, FTP यहाँ पे, तो दोनों काम करते, A और D। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, E ऑप्शन, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए कौन कौन सा प्रोटोकॉल काम करते हैं, याद कर लीजिए प्रोटोकॉल को, ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन देख लेते हैं, तब देखते हैं। TCP या IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर में HTTP काम करता है, FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, डोमेन नेम सिस्टम, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, है ना, ये सब प्रोटोकॉल काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर में, ठीक है। आगे देखिए एक्सेल से क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सेल में इफ़ फिर एंड A1 ग्रेटर देन 10 B1 लेस देन 5, यस या नो का अर्थ क्या होगा। मतलब कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, क्या बताएगा, यस बताएगा कि नो बताएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बी, है ना, यस दिखाएगा। क्यों यस दिखाएगा, देखिए यदि A1 10 से अधिक है और B1 10 से 5 है, तो क्या दिखाएगा, यस दिखाएगा। बहुत अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सेल में। तो देख सकते हैं कि यदि इफ़ के साथ एंड का प्रयोग दोनों कंडीशन के ट्रू होने पर यस देता है ना, अन्यथा क्या देगा, नो देगा। जब ट्रू रहेगा तो यस, और जब फॉल्स रहेगा तो नो। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक से बचने के लिए कौन सी नीति नहीं है, नीति, ऐसे क्वेश्चन आपका आता है पेपर में, ठीक है। तो डेडलॉक से बचने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम में टर्मिनेशन नाम की कोई नीति नहीं है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। इसका मतलब ABCD ये सब नीतियां हैं, है ना। एवॉइडेंस, प्रिवेंशन, डिडक्शन, रिकवरी, ये सब नीति है, ठीक है, बचने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए कौन कौन से हैं, 4 ठीक कम से कम याद करेंगे आप सब। टर्मिनेशन एक प्रक्रिया नहीं, यह प्रक्रिया नहीं जिससे डेडलॉक को रोका जा सकता, बल्कि डेडलॉक हो जाने के बाद प्रोसेस को फोर्सबली टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 एआई से है। एआई में ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है कि मशीन की बुद्धिमत्ता की जांच करना कि मशीन की बुद्धिमत्ता क्या किस लेवल का है, कैसे है ना, तो क्या कहलाता है, ट्यूरिंग टेस्ट कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्यूरिंग नाम का मतलब एक इंसान का नाम है जो अपने नाम पर ही रखे हैं, ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट यह परखता है कि क्या मशीन इंसानों के जैसा व्यवहार कर सकती है या नहीं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्यूरिंग टेस्ट, है ना, जिसमें चेक किया जाता है कि कोई भी मशीन जैसे रोबोट हो गया इंसानों की तरह सोच सकता है, बोल सकता है, बिहेव्स कर सकता है कि नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद मिलेगा आप सबको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है। ये तो सबका सही होगा। तो कौन सुरक्षा प्रदान करता है, एंटीवायरस, है ना। कंप्यूटर की जो सुरक्षा करता है ये एंटीवायरस करता है, ठीक है, इन सबसे सुरक्षा। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वायरस, मालवेयर आदि को पहचानने और उसको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से IPv6 एड्रेस की सही उदाहरण है। अच्छा, एक होता IPv4, एक होता IPv6, है ना। तो IPv6 में 128 बिट्स होता है, IPv4 वाले वर्जन में 32 बिट का, एक पुराना वर्जन था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा था IP एड्रेस को पहचानने के लिए, ठीक है। ये एक वैध IPv6 एड्रेस है जो कि 128 बिट में होता है और इसको कालन द्वारा, ये जो कालन है इसके द्वारा अलग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, कर कि कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का क्या अर्थ होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे काम को करना, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जाता है टर्मिनेस। मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है कि CPU द्वारा एक साथ कई प्रक्रिया को चलाना। जैसे आप सब कंप्यूटर पर जब काम करते हैं ना, बहुत सारा एक साथ काम करते, जैसे म्यूजिक सुनते हैं ना, एक्सेल पर काम करते हैं, या MS वर्ड ओपन कर लेते हैं ना, कोई वेबसाइट ही ओपन कर लेते हैं, यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। देखिए एक ही साथ आप सब बहुत सारे फंक्शन को खोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा है, नोटपैड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ई। तो इसका मतलब MySQL, Oracle, MS एक्सेस और PostgreSQL, ये सब कौन से हैं, डेटाबेस मतलब सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। नोटपैड को आप सब जानते हैं, नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है ना, जबकि सभी डेटाबेस मैनेजमेंट है। एक ऐसा जैसे आप सबका MS वर्ड होता है ना, वैसे ये नोटपैड है। अच्छा, नोटपैड किस कंपनी का, आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। ASCII को कितने बिट्स में इनकोड किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ASCII में कितने बिट्स का होता है, 7 बिट का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ASCII का पूरा नाम क्या है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, को मूल रूप से 7 बिट में इनकोड किया जाता है, जिससे कुल 128 करैक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्न में से कौन सी मशीन लर्निंग की उपशाखा नहीं है, ठीक है। आपको बताना कौन सा उपशाखा नहीं है। तो आप जानते हैं मशीन लर्निंग 3 प्रकार का होता है ना, एक होता है सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट, सेमी सुपरवाइज। सेमी सुपरवाइज क्या होता है, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसमें जो सेंट्रलाइज लर्निंग है ना, एक कोई मशीन लर्निंग का एक पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आप सबको इसका डिस्कस किए हैं बहुत सारे वीडियो में, ठीक है। देखिए सेंट्रलाइज लर्निंग कोई मशीन लर्निंग की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता। ये क्या होता है, एक आर्किटेक्चर हो सकता है। सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग, रेनफोर्समेंट, सेमी सुपरवाइज, ये सब क्या है, मशीन लर्निंग के ही पार्ट हैं, शाखाएँ हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप सबको मिलेगा जो ईमेल से क्वेश्चन है, सब स्टेटमेंट बेस,
बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि SMTP एक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो केवल ईमेल भेजने के लिए यूज होता है। SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक। तो बात सही है, ईमेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है। POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, 3 क्या वर्जन है। ईमेल डाउनलोड कर क्लाइंट पर सेव करता है, जबकि IMAP सर्वर पर ईमेल को संरक्षित करता है। बिल्कुल बात सही है। POP3 क्या करता है ना, ये डाउनलोड कर लेता है, सर्वर से हटा देता है, जबकि IMAP क्या होता है, उसको सर्वर पे रखता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी, ठीक है। देखिए दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक दूसरे से कोई रिलेशन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग ईमेल भेजने के लिए होता है। POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 ईमेल को डाउनलोड कर लोकल मशीन पर सेव कर देता है, जबकि IMAP मतलब इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल ईमेल को सर्वर पर ही रखता है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन वे एक दूसरे की एक्सप्लेन नहीं करते। जब आप सब PDF इसको लेंगे ना, टेलीग्राम से आप सब जुड़ जाइए, PDF लेंगे तो आप सबको एकदम समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम किया गया आंसर को भी। कह रहा कि BCC मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी फीचर का उपयोग अन्य उपयोगकर्ताओं से किसी यूजर की पहचान को छिपाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। अच्छा, एक होता है BCC, एक होता है CC। जब आप BCC के माध्यम से किसी ईमेल को, मान लो बहुत सारे लोग को ईमेल भेजते हैं ना, तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि ईमेल किसको किसको गया है, ठीक है। जबकि अब अगर CC के माध्यम से अगर ईमेल भेजते हैं ना सभी लोग को, तो सब लोग जान जाते हैं कि किसको किसको ईमेल गया है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि CC और BCC दोनों ही प्राप्तकर्ताओं को ईमेल की कॉपी भेजते, लेकिन BCC रिसीवर को एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। बिल्कुल बात सही, दोनों का काम होता है ईमेल को भेजना, है ना, लेकिन BCC गोपनीय रखता है, लेकिन CC गोपनीय नहीं रखता। ये भी बात सही है, तो दोनों सत्य है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, C ऑप्शन, है ना। देखिए इससे रिलेशन करता है, एक्सप्लेन भी करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आगे क्या है, BCC एक उपयोग किसी को गोपनीय रूप से ईमेल भेजने में होता है, जबकि CC में सभी रिसीवर्स को दिखाई देता है, जो जैसे आप सबको हम बता चुके हैं, ठीक है। जबकि BCC छिपा रहता है। अगला क्वेश्चन है ईमेल अटैचमेंट से। कह रहा कि सभी ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित होते हैं यदि एंटीवायरस इंस्टॉल हो। बात सही है। कह रहा कि जितने में ईमेल होते हैं सब सुरक्षित होते हैं, बशर्ते कि उसमें क्या इंस्टॉल होना चाहिए, एंटीवायरस। सही है, बात तो सही है। एंटीवायरस क्या करता है, सुरक्षा ही तो प्रदान करता है। कह रहा कि exe.bat.js फाइल फॉर्मेट वाले अटैचमेंट में वायरस या मैलवेयर होने की संभावना अधिक होती है। क्या बात सही है, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि इस जो exe.bat.js वाले जो फाइल होते हैं इसमें वायरस ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, एक मिनट, फिर से मिस्टेक हो गया। देखिए, कह रहा कि सभी ईमेल अटैचमेंट सुरक्षित होते हैं यदि एंटीवायरस इंस्टॉल हो। देखिए एंटीवायरस यहाँ कह रहा कि सभी ईमेल, सभी को तो हम कह नहीं सकते कि अगर एंटीवायरस, कभी कभी ऐसे भी कुछ वायरस होते हैं ना जो एंटीवायरस उसके लिए नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एंटीवायरस एक ही वैरायटी का होता है, कि एक ही एंटीवायरस जो वायरस होता है ना एक ही वैरायटी का होता है, कि एक ही प्रकार के एंटीवायरस उसको डिटेक्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होता। जो वायरस होते हैं ना बहुत अलग अलग तरीके से होता है, जैसे, है ना, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो जैसे ट्रोजन होता है, छिपा रहता है, आप सबको पता भी नहीं चलता, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप सब एक ही मतलब सभी ईमेल को आप सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वाला भी आप सबका सही है। और exe जो फाइल होती है .bat वाला और .js वाला फाइल, इसमें मैलवेयर या वायरस होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, संभावना जो होती है ज़्यादा होती है। बात सही है, ठीक है। तो इसमें देखिए दूसरा आपका सही हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ई ऑप्शन पर है।
ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, एक बार थोड़ा मिस्टेक हो गया। देखिए पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कोई भी अटैचमेंट 100% सुरक्षित नहीं माना जा सकता, ठीक है, चाहे एंटीवायरस हो या नहीं हो। दूसरा कथन सही है क्योंकि इन फाइलों में स्क्रिप्ट्स होती है जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। अब आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इसमें ईमेल इनक्रिप्शन से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ईमेल इनक्रिप्शन के तहत ईमेल कंटेंट को ऐसे कोड में बदला जा सकता है जिसे केवल अधिकृत रिसीवर ही पढ़ सकता है। बिल्कुल बात सही है। इनक्रिप्शन का मतलब मान लेते हैं आप सबने हाय लिख कर भेजा और जो बीच में जाएगा 10101 में साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर जहाँ रिसीवर है फिर उसको दिखाई देगा हाय, मतलब बीच वाला कोई नहीं पढ़ सकता, ठीक है। जो बीच वाला मान लेते हैं अगर कोई हैक करने की भी कोशिश करेगा तो उसको ऐसे दिखेगा 10101, वो कुछ समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल बात से देखिए आप सबका सुरक्षा हुआ कि नहीं हुआ, डायरेक्ट यहाँ आप सबको आ गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन में ईमेल कंटेंट सिर्फ भेजने और प्राप्त करने वाले के पास डिस्क्रिप्ट होती है। बिल्कुल बात सही, मतलब जो भेजता है जो प्राप्त करता है उसी के पास तो होती है। तो दोनों बात सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब देख सकते हैं कि इनक्रिप्शन ईमेल को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त होता है। एंड टू एंड इनक्रिप्शन एक विशेष प्रकार का है जिसमें सर्वर भी ईमेल कंटेंट नहीं पढ़ सकता। मतलब यहाँ तक कि अगर सर्वर को भी पढ़ना चाहे ना तो भी नहीं पढ़ सकता, ठीक है। हैकर की बात ही छोड़ो। अगला क्वेश्चन है ईमेल से। दोस्तों ईमेल का 10 क्वेश्चन इसमें ना जो अच्छे लेवल का है, तो आसान क्वेश्चन तो सबको आ रहा है। ईमेल क्लाइंट जैसे आउटलुक हो गया है ना, थंडरबर्ड हो गया, ऑफलाइन एक्सेस की सुविधा प्रदान करते हैं। क्या ऐसा ऑफलाइन की सुविधा देते हैं? दूसरा कर कि वेब मेल सेवा जैसे जीमेल, याहू मेल ब्राउज़र आधारित होते हैं और इंटरनेट कनेक्शन के बिना एक्सेस नहीं की जा सकती। आप सब बताइए क्या बात सही है? तो यहाँ देखिए जो ईमेल क्लाइंट होता है आउटलुक और थंडरबर्ड ये सब ऑफलाइन सुविधा भी देता है। बिल्कुल बात सही है। अच्छा बताए कि जो जीमेल होता है याहू मेल, मान लेते हैं जीमेल तो सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। क्या इसको बिना इंटरनेट के माध्यम से आप किसी को कभी मेल भेजे हैं? बताइए, नहीं भेजे हैं ना। तो इसमें आप सबको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला भी सही है, ये ऑफलाइन भी सेवा देता है ना। जैसे मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज जाता है ना। तो पहले और जो एसएमएस है, एसएमएस पहले जाता था ना, उसमें एसएमएस जो पैसा कटता था। तो यहाँ पर दोनों सही है लेकिन एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं करता, ठीक है। दोनों का अपना अपना प्रोटोकॉल है। ईमेल क्लाइंट्स डाउनलोड करके काम करते हैं और ऑफलाइन सुविधा देते हैं, ठीक है। जबकि वेब मेल इंटरनेट की आवश्यकता होती है ना। अगला क्वेश्चन ईमेल स्पैम से है। कह रहा कि स्पैम ईमेल में आमतौर पर अवांछित विज्ञापन, फ्रॉड और फिशिंग कंटेंट होता है। बिल्कुल बात सही है। स्पैम फिल्टर की सहायता से ऐसे ईमेल को स्वतः इनबॉक्स से हटाकर स्पैम फोल्डर में रखा जा सकता है। बिल्कुल बात सही भी। जो स्पैम फिल्टर्स होता है इसके माध्यम से आप पहले फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। और एक्सप्लेन भी कर रहा है। स्पैम ईमेल अवांछनीय होते हैं, मतलब अनवांटेड होते हैं, ठीक है। आधुनिक ईमेल सेवाओं में स्पैम फिल्टर इन्हें पहचान कर अलग अलग करते हैं, ठीक है। ईमेल हेडर से क्वेश्चन है। कह रहा कि ईमेल हेडर में फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, डेट और IME टाइप जैसी जानकारी होती है। बिल्कुल बात सही है ना। और दूसरा पहला तो सही है। दूसरा कह रहा कि ईमेल हेडर की जानकारी से ईमेल ट्रेनिंग और फिशिंग डिटेक्शन किया जा सकता है। ईमेल हेडर की जानकारी से क्या आप ईमेल की फिशिंग की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो पहला सही है और दूसरा भी सही है, ठीक है। आगे क्या है? ईमेल हेडर महत्वपूर्ण तकनीकी है, जानकारी देता है, ठीक है, जिससे ईमेल की सत्यता और स्रोत का पता लगाया जा सकता है। माइम का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता।
मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। टेक्स्ट के अलावा ईमेल में इमेज, वीडियो, है ना, ऑडियो भी हो सकता है। अटैचमेंट को सपोर्ट करता है, बिल्कुल बात सही है। कहते बिना माइम के ईमेल सिस्टम केवल आस्की टेक्स्ट फॉर्मेट को ही हैंडल कर सकता है। मतलब अगर माइम वाला प्रोसेस ना हो तो आस्की के माध्यम से केवल टेक्स्ट को ही फॉर्मेट करेगा। तो बात सही है। तो यहाँ पर भी दोनों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो माइम आया था। देखिए, माइम के माध्यम से ईमेल में टेक्स्ट के अतिरिक्त अन्य जैसे मीडिया, जैसे कंटेंट जोड़ा जा सकता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, फोटो, है ना, जो कि पहले संभव नहीं था। पहले आस्की के माध्यम से केवल टेक्स्ट ही आप सब क्या कर सकते थे, फॉर्मेट कर सकते थे। ईमेल स्पूफिंग में किसी और का नाम या ईमेल एड्रेस दिखाकर फर्जी ईमेल भेजा जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। ESPF का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। और DKIM जैसी तकनीकी से ईमेल स्पूफिंग को रोका जा सकता है। ये भी बात सही है ना। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, देखिए स्पूफिंग फिशिंग को और धोखाधड़ी के लिए होता है। ESPF और DKIM जैसे सुरक्षा तकनीकी इसे रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ऑटो रिस्पॉन्डर फीचर का उपयोग तब होता है जब यूजर अनुपस्थित होता है और वह प्रत्येक प्राप्त ईमेल का स्वतः उत्तर देना चाहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यह सुविधा क्लाइंट और सर्वर दोनों स्तरों पर उपलब्ध हो सकती है। सही है, यहाँ पर भी दोनों क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन है। ठीक है, तो आप सब देख सकते हैं कि ऑटो रिस्पॉन्डर सुविधा अनुपस्थित में ईमेल का ऑटोमेटेड उत्तर भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे बोट का काम करता है ना, अपने आप ईमेल को भेजा जा सकता है, वैसे ये भी होता है। ठीक है, जो ईमेल क्लाइंट जैसे आउटलुक या सर्वर जैसे जीमेल सेटिंग दोनों में दी जा सकती है। तो दोस्तों, आप सबको ये सेशन कैसा लगा? आप सब लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, यदि आप नए हैं तो चैनल को भी आप सब सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।